नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज कहानी सुनाएंगे आपको। एक था इंडी गठबंधन, जिसका नाम रखा गया था इंडिया, INDIA। नाम रखने वाला और इस गठबंधन का संयोजन करने वाला दोनों गठबंधन के साथ नहीं है। एक औपचारिक रूप से निकल चुका है, दूसरा अनौपचारिक रूप से कह रहा है कि हम चुनाव के बाद देखेंगे कि इंडी गठबंधन का क्या होगा। तो जो औपचारिक रूप से निकल चुका है, जिसने पूरा संयोजन किया, इस गठबंधन को बनाने की पहल की, उनका नाम है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। वो अब एनडीए के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। और जिसने ये नाम दिया इस गठबंधन का, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को और लेफ्ट को, जो दोनों पश्चिम बंगाल के राजनीतिक दल हैं, पश्चिम बंगाल में सक्रिय हैं राजनीतिक रूप से और सत्ता में रह चुके हैं दोनों लंबे समय तक, उन दोनों पार्टियों को एक भी सीट देने या उनसे कोई भी सीटों का तालमेल करने से मना कर दिया। पूरी 42 सीटों पर पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और ममता बनर्जी ये अपील कर रही हैं मतदाताओं से कि कांग्रेस और सीपीएम को वोट मत दीजिएगा। उनको वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। ये है गठबंधन का हाल। तो ये गठबंधन जुड़ने से पहले उखड़ क्यों गया? किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए एक एडहेसिव की ज़रूरत होती है, जोड़ने वाले तत्व की ज़रूरत होती है, गोंद की ज़रूरत होती है। वो गोंद ही नहीं था शुरू से इस गठबंधन में। अब इस गठबंधन का हाल देखिए। दक्षिण भारत से शुरू कीजिए। दक्षिण भारत के 5 राज्य हैं: तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इनमें से सिर्फ एक राज्य तमिलनाडु में इस गठबंधन का अस्तित्व है, जहां डीएमके और कुछ और दूसरी पार्टियों और कांग्रेस का गठबंधन है। बाकी 4 राज्यों में इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। चाहे आप तेलंगाना की बात कर लीजिए, आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, कर्नाटक की बात कर लीजिए या फिर केरल की बात कर लीजिए। केरल में तो स्थिति और विकट है। केरल में इस गठबंधन के जो कथाकथित घटक दल हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। वायनाड में राहुल गांधी उम्मीदवार हैं, तो उनके सामने इस घटक दल की नेता एनी राजा जो है, जो सीपीआई की नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो चुनाव लड़ रही है। तो मुकाबला जो है असली, वो इस गठबंधन के 2 घटक दलों के बीच में है। तो ये कैसा गठबंधन है? अब पूरब में आ जाइए। पूरब में पश्चिम बंगाल का हाल मैंने बताया कि ममता बनर्जी कोई सीट देने को तैयार नहीं हुई और सभी सीटों पर लड़ रही हैं। कांग्रेस और सीपीएम दोनों को उन्होंने धुतकार कर भगा दिया। उड़ीसा में गठबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिहार में है, लेकिन झगड़ा चल रहा है सीटों पर, कौन सी सीट पर कौन लड़े। पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में आए इस उम्मीद में कि पूर्णिया की सीट मिलेगी, वहां से वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। आज उन्होंने घोषणा कर दी कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उस सीट पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो ये हाल है बिहार का। उसके अलावा झारखंड में जरूर ये गठबंधन बना हुआ है और सीटों का तालमेल भी हो गया है, इसलिए झारखंड में ये गठबंधन जो है आपको नजर आ रहा। उड़ीसा में इस गठबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पूरे पूर्वोत्तर भारत में इस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। अब उसके अलावा देखिए कौन से राज्य हैं जहां ये गठबंधन का अस्तित्व ही नहीं है। इसके सफल होने असफल होने की तमाम अटकलें और विश्लेषण जो लोग कर रहे हैं, वो इन तथ्यों को नजरअंदाज करके कर रहे हैं। आप राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए। गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए 2 सीटें छोड़ दी है कांग्रेस ने। अगर उसको आप गठबंधन मानना चाहें तो मान सकते हैं। 26 में से 2 सीटें जहां आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, उसके 4-5 विधायक हैं पिछले चुनाव में जीत कर आए, उसके अलावा आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि उसके पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए 2 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दी कि 2 सीटों पर उम्मीदवार नहीं खोजने पड़ेंगे। अब आप उसके अलावा देखिए, हरियाणा देखिए, पंजाब देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए। जम्मू कश्मीर में आज ही गठबंधन एक तरह से टूट गया। पीडीपी ने घोषणा कर दी कि गठबंधन टूटने की वजह उमर अब्दुल्ला है। उन्होंने कोई सीटों का तालमेल करने से मना कर दिया। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महबूबा मुफ्ती की जो अपनी सीट है वहां से भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया। बदले में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो घाटी की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ
अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगी। तो कहाँ है गठबंधन? गोवा में गठबंधन का कोई अस्तित्व है नहीं। तो इस तरह से जहां गठबंधन का अस्तित्व है उन राज्यों में आप बिहार की गिनती कर सकते हैं, झारखंड की, महाराष्ट्र की, दिल्ली में 4-3 का समझौता हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन हिमाचल की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, वहां इस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो देश के ज़्यादातर राज्यों में, कुछ राज्यों को छोड़कर, अब कौन कौन से राज्यों में एक बार फिर गिनती कर लेते हैं जिनमें गठबंधन है। दक्षिण में सिर्फ तमिलनाडु में, पूरब में सिर्फ बिहार और झारखंड में, उसके अलावा उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार में, पूरे पूर्वोत्तर में कहीं नहीं है, उड़ीसा में इसका अस्तित्व नहीं है। तो कुल मिलाकर ज़्यादातर राज्यों में इस गठबंधन का अस्तित्व नहीं है। जहां है वहां सब कुछ स्मूथ नहीं है, वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एक तमिलनाडु को छोड़कर। और इसमें आप दिल्ली की भी गिनती कर सकते हैं। दिल्ली में कोई झगड़ा नहीं है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। असल में दोनों इतना झगड़ा कर चुके हैं, कांग्रेस से झगड़ा करके कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाकर ही आम आदमी पार्टी यहाँ तक पहुंची है। अब कुल मिलाकर आप देखिए कि इस गठबंधन का हाल क्या है। जहां दल जुड़े हैं वहां दिल नहीं जुड़े हैं, और ऐसे राज्यों की संख्या बड़ी है जहां न दल जुड़े हैं न दिल जुड़े हैं, और ऐसे राज्यों की भी संख्या है जहां दलों के जुड़ने की गुंजाइश ही नहीं है, जोड़ने के लिए दल ही नहीं है। तो ये है कुल ऑल इंडिया पिक्चर इस गठबंधन की। अब सवाल ये है कि ये गठबंधन जुड़ा क्यों नहीं। ये बना था बड़े बड़े जो जोर शोर से कि मोदी को हराएंगे, मोदी को चुनौती देंगे और हम जो है वैकल्पिक सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, 2024 में ये गठबंधन जीतेगा और उसकी सरकार बनेगी, मोदी और भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। बड़े बड़े दावे हुए। किसी ने कहा कि 250 सीटों पर बीजेपी को समेट देंगे, किसी ने कहा फिर 200 सीटों पर, उसके बाद संख्या आई 100 सीटों पर कि बीजेपी को 100 सीटों से आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब जो चर्चा हो रही है कि एनडीए का 400 पार का नारा जो है वो पूरा हो पाएगा कि नहीं। अब इसकी बात नहीं हो रही है कि इंडी गठबंधन की कितनी सीटें आएंगी। किसी एक नेता का बयान आप नहीं दिखा सकते जो ये दावा कर रहा हो हम 272 सीटें जो बहुमत के लिए ज़रूरी है वो हासिल करने की क्षमता रखते हैं, हासिल कर सकते हैं। दावा करने में क्या जाता है। राजनीतिक दल जो है बढ़ चढ़ कर चुनाव के समय दावा करते ही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, आप मान सकते हैं कि वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर दावा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके लिए प्रयास कर रही है। वहाँ उसने एक लक्ष्य रखा है, बड़ा लक्ष्य रखा है, उसको हासिल करने की कोशिश कर रही है। उस लक्ष्य तक न पहुँचे, उसके आसपास भी पहुँच जाए तो ये उसकी बड़ी सफलता होगी। लेकिन उसके विरोधी यानी इंडी गठबंधन के लोग क्या कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि गोंद क्या होती है, ये जोड़ने के लिए एडिसिव होता क्या है राजनीतिक मायने में, यानी चुनावी राजनीति के मायने में। तो चुनावी राजनीति में जोड़ने के लिए सबसे बड़ी जो 2-3 चीजें होती हैं, एक कि देश में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल होना चाहिए, यानी जो सरकार सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में है, उसके खिलाफ लोगों के मन में नाराजगी, गुस्सा और आक्रोश होना चाहिए। उसका नितांत अभाव है। इस सरकार के कामकाज से लोग पूरी तरह संतुष्ट न भी हो, असंतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं है, आक्रोश कहीं दिखाई नहीं देता। तो एक एडिसिव तो ये निकल गया। दूसरा होता है कि विपक्ष के पास एक वैकल्पिक विमर्श हो, अल्टरनेटिव नैरेटिव हो, उसका भी अभाव दिखाई देता है। विपक्ष के पास मोदी विरोध के अलावा, भाजपा विरोध के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है। उनका एक ही नारा है कि मोदी को हटाना है, अगर मोदी तीसरी बार आ गए तो जो है प्रलय आ जाएगी, यही कह के डराने के अलावा उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है कि अगर मोदी को हम हटाएंगे तो उसके बाद हम करेंगे क्या, हम कैसे मोदी से या भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में उसके नेतृत्व में सरकार है उससे बेहतर प्रशासन शासन दे पाएंगे। इसका कोई वैकल्पिक प्रस्ताव विपक्ष के पास है नहीं। तीसरा, देश भर में गठबंधन के जो साथी दल हैं उनके संगठन का आधार, उन प्रदेशों में उनके लोकप्रिय नेताओं का साथ। तो कुछ राज्यों को छोड़ दें तो प्रदेशों में
नेतृत्व का नितांत अभाव है, खासतौर से जहां जहां कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में है या मुख्य दल के रूप में है, वहां नेतृत्व का अभाव आपको साफ दिखाई देगा। तीसरी चीज, नेता। किसी भी विपक्षी एकता के लिए नेता का नाम भले ही न घोषित हो, लोग उदाहरण देते हैं कि 77 में कौन नेता घोषित हुआ था, 1988-89 में तो वीपी सिंह का नाम घोषित हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में औपचारिक रूप से उनका नाम भी नहीं घोषित हुआ था। तो नेता तो जो है बाद में चुना जा सकता है, नेता की समस्या नहीं है, लेकिन लोगों के मन में नेतृत्व की क्षमता वाले नेताओं की एक कड़ी होनी चाहिए, लोगों के सामने होना चाहिए। ये संभावित नाम हैं जिनमें से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। आप अगर किसी बहस में, चर्चा में, किसी लेख में, किसी टिप्पणी में अगर ये कह दें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं इस चुनाव में, तो कांग्रेस पार्टी के लोग आपका मुंह नोच लेंगे कि कब कहा राहुल गांधी ने कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कब कहा पार्टी ने कि वो राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो पेश कर रही है। 2019 में ऐसा करके उसका नतीजा देख चुकी है कांग्रेस पार्टी। उसको डर लगता है इस बात से कि जैसे ही राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करेंगे, ये चुनाव प्रेसिडेंशियल हो जाएगा, मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाएगा, और उसमें नतीजा क्या होगा ये पहले से मालूम है कि मोदी के सामने राहुल गांधी कहीं टिक नहीं पाएंगे। इसलिए वो मानते हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं वो दरअसल बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। बीजेपी चाहती है ये चुनाव प्रेसिडेंशियल हो जाए, मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाए और उसको जीतने में आसानी हो जाए। तो इस तरह का अगर डरा हुआ नेतृत्व हो, डरी हुई पार्टी हो जो अपने नेता को प्रधानमंत्री पद के रूप में पेश करने से भी डर रही हो, उसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं जो सबसे बड़ी जो समस्या है इस गठबंधन की, जिसके कारण ये बनने से पहले ही उजड़ गया, टूट गया, उसकी वजह है टर्फ वॉर, क्षेत्राधिकार की लड़ाई। आज जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें से ज्यादातर, बल्कि आप कह सकते हैं सभी, वो उनके पास जो जनाधार है वो कभी कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी को बार बार अतीत की याद सताती है, अच्छे दिनों की याद सताती है। उनको लगता है कि जो हमारा था, हमारे पास था, वो हमारे पास लौटाए तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। और वो वापस कैसे लौटेगा? अगर इन क्षेत्रीय दलों की ताकत घटेगी तो लौटेगा। तो दोनों एक दूसरे के क्षेत्र पर अपना अधिकार चाहते हैं। क्षेत्रीय दलों को लगता है कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो हमारी स्थिति कमजोर होगी, कांग्रेस मजबूत तभी होगी जब हम कमजोर होंगे। तो ये परस्पर प्रतिस्पर्धा जो है, परस्पर प्रतिद्वंदिता जो है, ये बीजेपी से इनकी नहीं है, दरअसल कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की लड़ाई है ये। जब तक इस लड़ाई का समाधान नहीं निकलता, जब तक इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकलता, जब तक इस लड़ाई में हार जीत का फैसला नहीं होता, तब तक बीजेपी से लड़ाई के लिए विपक्ष कभी तैयार, एकजुट, इकट्ठा हो ही नहीं सकता। पहले क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच में एक राजनीतिक युद्ध होना जरूरी है और उसमें जीत हार का फैसला होना जरूरी है। जो जीतेगा वो विपक्षी एकता की धुरी बनेगा, और वो विपक्षी एकता जब होगी तो वो मजबूत होगी, वो बीजेपी को चैलेंज करने की, चुनौती देने की स्थिति में होगी। तब भी वो जीतने की स्थिति में होगी ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने अपना जो भौगोलिक और सामाजिक विस्तार किया है उसको चुनौती देना, उसको बदलना या उसको कमजोर करना या उसकी जगह लेना बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है। राजनीति में या जीवन में कोई भी बात असंभव नहीं होती है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, धैर्य की जरूरत होती है। बीजेपी को 1984 में जब 2 सीटें मिली थी और 1985 में विधानसभा चुनाव में उसकी हालत और खराब हो गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी से भागकर कोई नेता दूसरी पार्टी में नहीं गया था। क्यों? क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था, पार्टी से, विचारधारा से जुड़े हुए थे। वो केवल सत्ता के लिए, सांसद या विधायक बनने के लिए पार्टी में नहीं थे। इन पार्टियों के साथ ये है कि जो लोग जुड़े हैं उनका कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि इन पार्टियों की कोई आइडियोलॉजी भी नहीं है। तो सबसे बड़ा जो एडिसिव होता है, जो गोंद होती है, वो होती है विचारधारा।
तो विचारधाराहीन विपक्ष कभी एक नहीं हो सकता। अगर एक हो सकता है तो मजबूती से लड़ने की स्थिति में नहीं हो सकता। इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है ये जो इंडी गठबंधन है ये जुड़ने से पहले टूटने लगा है, बिखरने लगा है, और चुनाव में आखिरी वोट पड़ते पड़ते इसका अस्तित्व भी आपको शायद ही 1-2-3 राज्यों को छोड़कर कहीं दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई चुनौती नहीं है। ये पूरी चुनावी लड़ाई एक तरफा है, बीजेपी की एक तरफा जीत होना निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ प्रश्न, बार बार मैं कहता हूं, कई वीडियो में कह चुका हूं, प्रश्न इतना है कि एनडीए और बीजेपी की सीटें कितनी होंगी। मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान, मेरे आकलन के हिसाब से 2019 में जितनी सीटें मिली थी उससे ज़्यादा होंगी। इससे ज़्यादा सीटों के बारे में मैं कोई अनुमान लगाना नहीं चाहता। अभी चुनाव को और आगे बढ़ने दीजिए, प्रचार को आगे बढ़ने दीजिए, फिर उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।